बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ जनाब। तो आज हम अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम करेंगे आफ्टर दी रमज़ान। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि पहला सेशन है नॉर्मल टाइमिंग का हमारी मे बी। जी यासीन साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा सर, रिक्वेस्ट ही करनी थी, लास्ट फ्राइडे को जो क्लास हुई थी डेट वाज 7th of May, तो सर जी अभी तक उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। अच्छा जी। अनफॉर्चुनेटली अनफोर्सीन जो थे, कुछ थे इश्यूज जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। अगर आप क्विकली एक थोड़ा सा जितनी देर हम वेट कर रहे हैं, तो जी अगर जी 10-15 मिनट में अगर उसका रिव्यू दे दें या
तो जी जी, मैंने वो आपको पता है कि ये जब छुट्टियां होती है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स गियर लगता है, वो तो मैंने करना ही है, चाहे वो अब आपने कहा कह दिया तो चले ठीक है, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा रिवाइज करना भी था। बिल्कुल, वो तो एक आपको पता ही है, स्टूडेंट्स इतनी गैप के बाद जब आते हैं तो कुछ चीज़ें वो नॉर्मली नहीं जहन में रहती। तो अच्छा, रिकॉर्डिंग का ये है कि आप उधर फॉलो अप किया करें, उधर ना एग्ज़ाम सॉरी एजुकेशन में, तो वहाँ से फिर आपको मिल जाया करेगी कि कब तक वो अपलोड कर देंगे। ठीक है तो, जी ये रहू साहब मुल्तान से। जी जनाब रहू साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये पूछना था कि वो जो लास्ट पेपर्स आपने पास पेपर्स अपलोड किए हैं वेबसाइट उस पे शेयर फोल्डर में, जी वो जी, पुराने पैटर्न पे हैं सर, वो जो नए पैटर्न पे अब जो एमसीक्यू बेस्ड है उसका कोई नए पर रख नए दे। हाँ, नए पैटर्न पे ना देखिए, एमसीक्यू से कोई पैटर्न नहीं होता। एमसीक्यूज में आपको ये जो आपको मैंने किट दी है ना, एमसीक्यूज की क्वेश्चन जी जो जी आपको मैंने एमसीक्यू, ये यही तो उसका पैटर्न है। हम अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सही बात। अभी 17 हमारा आज 18वां सेशन है, अभी तक तो हम सही मानों में एमसीक्यू की तरफ आए ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छा एमसीक्यूज जब हमने प्रैक्टिस करनी है, तो ये जो आपको मैंने किट दी हुई है ना, इसमें 300-350 एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा मेरे पास का तकरीबन 250 एमसीक्यूज और पड़ा हुआ है, वो मैं आपको दूंगा नियर एग्जाम, यानी 1 महीना पहले एग्जाम से दूंगा। तो अच्छा इतने एमसीक्यूज जो हैं, इसके अलावा मैंने बल्कि 300 एमसीक्यूज से कैप्लन के हैं, और तकरीबन इतने ही एमसीक्यूज इसके अंदर हैं। तो तुम्हें 1000 के करीब एमसीक्यूज है जो आपने सॉल्व करना है। इसके अंदर सिनेरियो बेस भी है और इसमें सिंपल थ्योरेटिकल भी है। ठीक है, जी तो मेरा ख्याल से अगर ये आप जो मैंने आपको दिया हुआ है ना एमसीक्यू बैंक, अगर आप ये कर लेते हैं पूरा, जी तो जी मोर देन इनफ है इंशाल्लाह। और किट जो आपकी एक तो स्टडी टैक्स है वो तो है ही, वो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे अपने सवाल होंगे जो मैं क्लास में करवाता हूँ, तो आई थिंक इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मोर देन इनफ होगा, तो इसमें इतना मसला नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, और कोई कन्फ्यूजन? अभी देखिए ना, अभी तो देखें, अभी स्टार्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, स्टार्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर तो अभी हम बेस अपनी बना रहे हैं। अब ये नॉन करंट के जब स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपका काफ़ी हद तक बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा स्टैंडर्ड्स का। फिर तो बाकी कुछ ऐसे एमसीक्यू, ऐसे स्टैंडर्ड्स भी हैं जो एक क्लास में दो दो स्टैंडर्ड्स हम कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी टाइम इंशाल्लाह आएगा, इसी क्लास में आएगा कि एक क्लास के अंदर 2 स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे तो एक स्टैंडर्ड, आप देखें ना IS-16 को अगर आप काउंट करें, तो आज IS-16 का अगर आप देखें तो छठा या 5वां सेशन है। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर इश्यूज ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे तो फिर ये इश्यूज जो है वो कॉमन इश्यूज हम फिर स्किप कर देंगे। जैसे हमने देखा ना IS-2 के अंदर जो हमने देखा था कि जिसमें हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी इन्वेंट्री की, तो वो फिर इश्यूज चूंकि कॉमन थे यहाँ पे भी आके, तो हमने फिर उसको थोड़ा सा स्किप किया है, डिटेल उस पर नहीं की है। ठीक है, इस तरीके से जब हम आगे इंटेंजिबल एसेट में जाएंगे तो वहां पे भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो वो हम फिर हम एरिया स्किप करेंगे, क्योंकि वो सेम पैटर्न पे IS-16 के कैलकुलेट होती है। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे एमसीक्यूज के करने के, आई होप कि आप लोगों ने वो ट्राई किए होंगे। पेज नंबर आई थिंक 218 था या 208 था, उससे आपने एमसीक्यूज करने थे। वो अब आई डोंट नो कि कितने लोगों ने वो किए हैं। वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे, तो वो अभी देखते हैं। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने IS-16 का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया स्टार्ट किया था, दैट इज एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर वो एक इन्वेंट्री से एक दो क्वेश्चंस थे हमारे, वो अगर पहले कर लें तो। बताएं। अच्छा सर, इन्वेंट्री में जब हमने एनआरवी पढ़ी थी तो एनआरवी का ये पूछना था कि वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पे लगता है या जो हम गुड्स जिस टाइम हम सेल कर रहे होते हैं उस टाइम ही हम उसकी एनआरवी पे कॉस्ट लेते हैं? नहीं, एनआरवी जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं ना, यानी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जाते हैं, ठीक है,
उस डेट पे हमने उस इन्वेंट्री को हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री रिपोर्ट होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की जाती है, और वही क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ए करंट एसेट रिपोर्ट होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर फिर हमें इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, उसके लिए फिर हम एनआरवी निकालते हैं। अगर एनआरवी कम होती है ना कॉस्ट से, तो फिर हम एनआरवी पे रिपोर्ट करते हैं। जब हम सेल कर रहे होते हैं ना, तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है, उसमें हम ये वैल्यूएशन नहीं करते। वो तो हम जो प्रोडक्ट सेल हो रही होती है उसको तो हम नॉर्मल प्रोसीजर पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की बात होती है। तो सर जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। तो जब हम अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज कर देंगे तो उससे हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो चेंज हो जाएगा ना ईयर एंड पे। जी हाँ, तो वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा ना, वो यानी जो कि चीज। जी जी उस एक्सपेंस को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं डालेंगे, उसको अलग से एक्सपेंस बना देंगे। नहीं, अगर तो जैसे मैंने कहा था ना कि अगर आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, आप बात कर रहे हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की, जहाँ पे ओपनिंग प्लस परचेजेस में, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो इन्वेंट्री के अंदर जो भी श्रिंकेज होती है ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाती है और वो उसके अंदर ही अकोमोडेट हो जाती है। अगर तो श्रिंकेज मटीरियल होती है तो फिर आपको उसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, वो फिर आप अलग से रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन नॉर्मली चूंकि बिजनेस इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, डेली बेस के ऊपर एनआरवी प्लस माइनस होती रहती है, तो आप उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनाते रहते हैं, वो कोई इशू नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर कोई अनएक्सेप्शनल कोई खुदा ना खासा कोई फायर इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से इन्वेंट्री लॉस हो गई है, तो फिर आप उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं बनाएंगे, उस लॉस को वो फिर आप सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, और दूसरा पॉइंट ये था कि जो हमने रिवर्सल एक्शन पढ़ा था कि अगर एनआरवी पहले हमने डिक्रीज की थी और अब वो हम वापस कैलकुलेट कर रहे हैं अगले पीरियड में, तो एनआरवी ज्यादा आ रही है, तो उसका रिवर्सल एक्शन कौन से एक्सपेंस में होगा? उसी चीज के एक्सपेंस में होगा, क्योंकि वो तो पिछले पीरियड के एंड पे उसका अकाउंट तो क्लोज हो गया होगा ना, जो हमने एक्सपेंस किया था। देखें, बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन देखें ये जो इन्वेंट्री का लॉस रिकॉर्ड करना और उसका रिवर्सल रिकॉर्ड करना, ये एक ऑन गोइंग बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है, तो चूंकि ये ऑन गोइंग बिजनेस एक्टिविटी है, तो स्टैंडर्ड्स और बिजनेस प्रैक्टिस और अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपको अलाउ करती है कि आप उसी के अंदर उसको एडजस्ट कर दें। क्योंकि देखिए ना, अगर आप आज का रिवर्सल, पिछले साल का रिवर्सल इस साल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस साल का रिवर्सल आप अगले साल रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस ऑन गोइंग रहता है। ठीक है, तो इसमें आप ये नहीं, हाँ अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसका जो कि वन टाइम कोई अकर होता है, तो उसको फिर आप पेरियोडिकली बैक डेंड पे जाके एडजस्ट करते हैं। जैसे हम वो IAS 8 में जाके पढ़ेंगे कि कोई ऐसा एरर है जो हो गया है, और वो एरर चूंकि एक्सेप्शनल एरर था, वो दोबारा एरर उस तरीके का नहीं अकर होता, तो फिर उसको, सही आपकी बात है कि वो पिछले ही डेट में जाके हम उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन चूंकि इन्वेंट्री एक नॉर्मल कोर्स ऑफ या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन एक्टिविटी है, लिहाजा इसके अंदर हम रिवर्सल को उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस पीरियड के अंदर वो हुआ है रिवर्सल, चाहे वो पिछले पीरियड का ही क्यों ना हो। यानी कि सर इस पीरियड का जो गेन है वो इसी पीरियड के किसी और गुड के एक्सपेंस में से हम माइनस कर देते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें ना, ये अब ऑन गोइंग एक्टिविटी है ना, अब इस पीरियड, अब यहाँ भी तो आप लॉस रिकॉर्ड करोगे ना, ये फिर अगले जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो ओके ऑन गोइंग सर, एक्टिविटी थैंक। के अंदर IAS आपको अलाउ करते हैं कि आप इस तरह कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी ओके जी, अब हमारा जो एरिया है आज, उसमें हम डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हमने इसको स्टडी किया था। रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ये है, मैं इसका स्क्रीन अपने पास दोबारा शेयर करूं, जो मैंने लास्ट क्लास में चीज़ें डिस्कस की थी, और क्विकली मैं उस चीज़ को गो थ्रू करवाऊंगा। सर वो जो लास्ट MCQs थे सर, उनमें से एक 5 नंबर MCQ है, उसकी जरा समझ नहीं आ रही थी, वो काइंडली अगर जी जी, समझा। वो मैंने करवाने हैं सारे, बिल्कुल वो ऐसे होंगे 5 नंबर MCQ जो भी। उसमें वैसे आंसर देखा था आपने? आंसर देखने के बावजूद नहीं समझ आ रहा? नहीं सर, फिर भी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात, बिल्कुल सही, करते हैं, सब करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये आपके सामने स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। ये रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग का हमने एरिया लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, और हमने बात की थी कि रीवैल्यूएशन मॉडल आपको IAS 16 अलाउ करता है कि आप किसी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम को अगर आपने
कॉस्ट के अलावा रीवैल्यूएशन पे रिपोर्ट करना है तो फिर आप उस मॉडल को एडॉप्ट करते हैं, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड ने कही है कि जी ये जो रीवैल्यूएशन है इसकी दो मेजर कंडीशंस थी। अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल एडॉप्ट करते हैं किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम को, तो फिर उसकी तमाम क्लास को आपने रीवैल्यूएशन मॉडल पे रिपोर्ट करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ के किसी एक एसेट को रीवैल्यूएशन पे रिपोर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यूएशन मॉडल पे अडॉप्ट किया है तो उस लैंड एंड बिल्डिंग क्लास के अंदर जितने भी एसेट्स आपकी बुक्स के अंदर हैं वो तमाम के तमाम एसेट्स आप उस मॉडल पे रिपोर्ट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि जो भी आपने एसेट्स रीवैल्यूएशन मॉडल में रिपोर्ट किए हैं उन तमाम रीवैल्यूएशन मॉडल को आपने सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ अप्लाई करना है। यानी आपने ये डिसाइड करना है कि मैं इतने पीरियड के बाद दोबारा रीवैल्यू करूंगा और अपनी बुक्स को अपडेट करूंगा। नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, नॉर्मली कंपनीज एनुअल रिवैल्यूएशन करती हैं, यानी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, यानी 31 दिसंबर इसका ईयर एंड है, जिसका ईयर एंड 30 जून है वो 30 जून को रिवैल्यू करता है। या अगर कंपनी ये चाहती है कि मैं 2 साल के बाद रिवैल्यू करूंगी तो वो 2 साल के बाद रिवैल्यू करती है। अगर कंपनी डिसाइड करती है कि जी मैं 6 महीने के बाद रिवैल्यू करना चाहूंगी तो 6 महीने के बाद, यानी ये कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा। और ये डिसाइड कंपनी करती है कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस कितना फ्रीक्वेंटली होता है। अगर एक एसेट की प्राइसेस के अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस आती हैं तो फिर आप पीरियड शॉर्ट रखते हैं, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का। लेकिन अगर किसी एसेट की प्राइसेस में इतना फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होता तो फिर आप पीरियड, लॉन्गर पीरियड भी एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर पीरियोडिकली उसको रीवैल्यू करना पड़ेगा। मैं पहला पॉइंट। अच्छा, इसके अंदर एक चीज ये भी है कि नॉर्मली कंपनीज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकेबिलिटी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, उसको रीवैल्यू करती हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे इसमें। अब हमने जब इसकी अकाउंटिंग की बात की थी तो अकाउंटिंग के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि 2 हमने ब्रॉड सिनेरियो बनाए थे। पहला सिनेरियो ये था कि ये एसेट पहली दफा रीवैल्यू होने लगा है, ठीक है, और दूसरा सिनेरियो था वो जो हमने आज स्टार्ट करना था, वो है कि ये एसेट सबसीक्वेंट रीवैल्यू हो रहा है, यानी ये एसेट सेकंड टाइम रीवैल्यू हो रहा है या थर्ड टाइम रीवैल्यू हो रहा है। ठीक है, यानी अगर एक एसेट पहली दफा रीवैल्यू हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, और एक एसेट अगर दूसरी दफा या तीसरी दफा रिवैल्यू हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन स्टडी कर लिया था। उसमें मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटी बताई थी कि या तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगी या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगी। अपवर्ड रिवैल्यूएशन से मुराद ये है कि एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो उसकी कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं ब्रैकेट में, फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन कैरिंग वैल्यू, ये आप ना साथ में इसके ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, चलें। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इस जगह पे यहाँ पे होगा फेयर वैल्यू इज लेस देन। सर थोड़ा सा दोबारा बता देंगे, जरा कनेक्शन की वजह से ना आपकी आवाज म्यूट हो गई थी। जी जी मैं बताता हूँ। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है, मैं जरा होल्ड कीजिएगा, मैं जरा वो पेज निकालूं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के मैं नाम कॉल कर रहा हूँ तो वो जरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट से राब्ता कर लें। ठीक है, उमर अजहर, फसीहुल्ला आसिफ, अरस समी, ये हैं क्लास में इस वक्त? जी सर। जी जी, और
जस्ट 1 मिनट। मोहम्मद नाजिम, अरूज बिनते तारिक, मोहम्मद आजम, मोहम्मद दानिश जैदी, कबीर भट्टी, मोहम्मद शाबान, आई थिंक शाबान है या सुभान है, आई डोंट नो, शाबान ही है मेरे ख्याल से, मोहम्मद उस्मान पराचा, इर्तजा जावेद और हसीब असलम। ठीक है, तो प्लीज़ ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रब्ता करके अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवाएं। ठीक है, कल तक मुझे आप कंफर्म कर दीजिएगा। ओके जी, ओके सर। अच्छा मैं इसको थोड़ा रिपीट करता हूँ। ये मैंने डिस्कस ये किया कि जब आपका आप किसी एसेट को रीवैल्यू करने जाते हैं और वो एसेट पहली दफ़ा रीवैल्यू हो रहा है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन इज अपवर्ड रिवैल्यूएशन, सेकंड वन इज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में क्या होगा कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन केस में क्या होगा, जो फेयर वैल्यू है वो कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि आपका जो एसेट है वो मार्केट में ज़्यादा अमाउंट पे ट्रेड होगा अगर आप उसको बेचें आज, लेकिन आपने बुक्स में उसको कम अमाउंट में कैरी किया हुआ है। लेकिन अगर डाउनवर्ड डिविएशन में क्या होगा कि आपका जो एसेट है उसकी मार्केट में वैल्यू कम है, लेकिन आपने उसको बुक्स में ज्यादा अमाउंट से रिपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो डाउनवर्ड डिविएशन हो जाएगी। अच्छा, अपवर्ड डिविएशन के केस और डाउनवर्ड डिविएशन के केस के अंदर मैंने एक एग्जांपल आपके सामने दी थी कि डाटा आपको दिया था कि एक एसेट है वो 1 जनवरी 2020 को उसका डाटा दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है 1 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है इसमें 20,000। ठीक है जी, और एट द सेम डेट द कंपनी डिसाइड टू ऑप्ट फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल, द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज 95,000 और उस दिन को आपकी जो फेयर वैल्यू है वो 95। अच्छा, मैंने आपको फेयर वैल्यू की डेफिनेशन लिखवाई थी, वो डेफिनेशन आपने याद रखनी है। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि फेयर वैल्यू इज ए प्राइस at which an asset can be sold or liability can be settled, ठीक है, between market participants in an orderly transactions at a measurement date। ये चीजें आपने याद रखनी है क्योंकि ये एक डेट की फेयर वैल्यू होती है। यकम जनवरी 2020 को ये 95 है, मे बी पॉसिबल कि यकम फरवरी 2020 को ये 80 हो जाए। ठीक है, तो हमने जिस डेट को रीवैल्यू करना है उसी डेट की फेयर वैल्यू लेनी है। ठीक है, और उसी डेट तक कैरिंग वैल्यू को हमने अपडेट करना है। ठीक है, अगर जी यासिर साहब एक मिनट में एक्सप्लेन कर लूं, अगर आपने उस एसेट को डेप्रिशिएट किया हुआ है उस डेट तक तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपने जितने पीरियड रहते हैं उतने पीरियड का मजीद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल आप 1 मार्च को रिवैल्यू करने के लिए जा रहे हैं, तो आपने तो पिछले साल 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा ना, तो 1 मार्च को रिवैल्यू करने के लिए आपको 2 महीने का डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करना पड़ेगा, फिर आप उसको रिवैल्यू करोगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह एमसीक्यूज में हमने सॉल्व भी करने हैं। जी यासीन साहब। सर डेफिनेशन अगर आप दोबारा बता दें, बस ये रिक्वेस्ट करनी थी। अच्छा, डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू, जी सर। जी फेयर लिखे जी, फेयर वैल्यू इज द प्राइस एट विच एन एसेट कैन बी सोल्ड एंड ए लायबिलिटी कैन बी सेटल्ड in an orderly transaction between market participants at a measurement date। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन है ये आपको ना एक क्लास से ज़बानी याद होनी चाहिए क्योंकि ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगले सेमेस्टर में इंशाल्लाह जब आप जाएंगे, अगर आप ग्रुप अकाउंट्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो वहां पे ये टर्म फेयर वैल्यू की तकरीबन एसेट्स और लायबिलिटी के स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। ठीक है जी, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू। अच्छा,
हमने करना ये होगा कि एसेट्स जिस डेट को हमने रीवैल्यू करना है उस डेट तक हमने कैरिंग वैल्यू भी अपडेट करनी है और फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर हमारी कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, जैसे यहाँ पे सॉरी कम है, जैसे यहाँ पे 80 और 95 है, तो इसमें हमारे फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो ये कहलाएगी अपवर्ड डिवैल्यूएशन। तो हमारे 15,000 का में गेन आ गया, इस गेन को हम रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, इस गेन को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें एक हमने एडजस्टमेंट करनी होती है, थोड़ी सी बुक कीपिंग इसमें आपको समझनी पड़ेगी। वो ये है कि आपका जो एक्यूमुलेटेड है वो अब आपको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले दौर से रेडिट कर रहा है। आपने अब आप नए मॉडल में इंटर हो रहे हैं, तो आपको पिछला जो एक्यूमुलेटेड है वो खत्म करना पड़ेगा। तो आप एक्यूमुलेटेड को डेबिट करके क्लोज कर देंगे और जो भी आप एडजस्टमेंट बनेगी एसेट के अंदर वो आप एडजस्टमेंट कर देंगे। उसके लिए मैंने आपको बिफोर और आफ्टर का भी एक वर्किंग बना के दिखाई थी कि जो एंट्री आप पास करेंगे उसमें आपने 15,000 का गेन रिकॉर्ड करना है। अब 15,000 का गेन रिकॉर्ड करने के लिए आप उसको एडजस्ट, आप जो एंट्री है वो इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि आपका एक्यूमुलेटेड भी क्लोज हो जाए और आपका जो एसेट है वो फेयर वैल्यू के बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखें ना, इस केस में एसेट की कॉस्ट 1 लाख है। जब एसेट की कॉस्ट 1 लाख है तो वो आप क्या करेंगे, उसमें उसको एडजस्ट करेंगे। आपने 15,000 का गेन रिकॉर्ड करना, लेकिन ऑलरेडी 20,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। ठीक है, अच्छा, इस चीज को अगर आप इस स्लाइड को अगर आप देखें, मुझे 5-10 मिनट के लिए जरा यहाँ से ऑफ करना होगा, मैं अभी म्यूट करके ना, मैं फिर अब इसको जरा देखें, देन वी विल ज्वाइन एट राइट एट 6:05, 6:05 पे। ठीक है, अब इस स्लाइड को जरा देखें, देन वी विल कंटिन्यू। ये आवाज नहीं आ रही सर, मेरा माइक खराब है कि बाकी आवाज नहीं आ रही? भाई सर नमाज पढ़ने गए हैं। अच्छा अच्छा, भैया आवाज माइक से नहीं आती, स्पीकर से आवाज आती है। अच्छा जी, हाँ जी, मैं परेशान हो गया, मैंने एकदम बोल दिया, मैंने कहा भी एकदम रुक गए हैं सर, मैं नोट कर सर। थैंक यू मुझे बताने के आंखें लिए। खुली होगी ना सामने। ठीक है, झटका लग गया होगा। इतना भी नहीं लगा जितना आपने कह के लगवा दिया। सर को तो कहे हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, लगा आपकी आंख अब खुली है, सर की बात नहीं आ रही। आंख मेरी नहीं खुली, मैं वैसे क्या कहते होश में अल्हम्दुलिल्लाह मुंह धो के मैं बैठा हुआ हूँ। आंख मेरी के, मैं कौन सा बिस्तर में हूँ। वैसे भी सीएम में करो तो बड़े बड़ों की आंखें खुल जाती हैं, हमारी तो अभी खुल रही हैं। ये बात सबके साथ ऐसे ही है, कई तो करके भी चले गए हैं। है कोई भाई मूड के क्लासें यूनिवर्सिटी दोबारा ओपन हो जाए सीएम में, कब तक? यार हमें सब इसका आदी बना दिया ऑनलाइन का, ऑनलाइन ही चलने तो। ये तो बेड़ा गर्क हो रहा है ना फिर ना, ये तो बेड़ा गर्क आगे 1 साल मैंने इसी तरह जाया कर दिया।
कुछ नहीं हुआ था लास्ट टाइम, ऐसे आपने ली थी सेकंड टाइम पे। नहीं, मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था तो ऑनलाइन था, तो मैंने ऑनलाइन में पढ़ना ही नहीं था, मैंने नहीं पढ़ा, फिर मैंने अभी स्टार्ट किया। मैंने ऑनलाइन में पढ़ना ही नहीं, आती नहीं समझ जो कॉन्सेप्ट हमारे फिजिकल ये भाईजान ये एक्सक्यूज मी भाईजान, ये रिकॉर्डिंग होती है तो मेरे ख्याल से वो बंदा व्हाट्सएप पे ये डिस्कस कर ले तो अच्छा है। मेरे ख्याल से ये रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने जितने रिकॉर्डिंग लेक्चर सुने हैं ना, तो उसमें कट जो ऑफ कर देते स्टूडेंट हैं, की रिकॉर्डिंग कट नहीं ऑफ कर होती। देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं ना ये हिस्सा। यार आगे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, वो मजा खत्म हो गया क्लास वाला, गपशप से भी ना बात बंदा करे, कैसे यार जालिम लोग हैं। यार बिल्कुल भी नहीं ना, हमें एक दूसरे का पता है कोई क्लास में कौन है कोई नहीं है, कुछ नहीं है। क्लास में हो, मैंने सही बात करूँ कि एक साल ऐसे इसी तरह छोड़ा था कि ऑनलाइन में नहीं पढ़ना, मेरे घर वालों ने भी कहा नहीं पढ़ना, मैंने सही है। जो आपको घर चलो वालों ने कोई लेवल बिजनेस सोचा है? मैनेजेरियल लेवल तो ठीक है, लेकिन लेवल 2 आसान थोड़ी है। ऑनलाइन में बैठ के पैसे से कर दो तो बेटर है। तैयारी तो इंसान जैसे वैसे तो कर तो लेता है, लेकिन अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर करे इंशाल्लाह, कोशिश हाँ, करें, अल्लाह बेहतर करे, दुआ कोशिश करें बेहतर करे। सबके लिए, अल्लाह पाक निकल जाए पेपर। अब फिलहाल तो ये टारगेट टू अचीव था इससे में। यार आप लोगों में से कई लोगों ने पहले पेपर दिए होंगे ये नए पैटर्न पे, तो उसमें जो ये साथ में वर्कशीट्स देते हैं, हार्ड कॉपीज देते हैं उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए, और उसके ऊपर अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हो या उस पर कटिंग कर देते हो, लेकिन आप एमसीक्यू का आंसर ठीक करते हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट डालते हैं वो आपके रिजल्ट के ऊपर? अब तो मेरा ख्याल है बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड हो गया ये भी। अरे वर्किंग पेपर देते हैं साथ, वो आपके रफ, जैसे रफ पेज नहीं होता, रफ पेज होता है, उसको वो रिटर्न नोट नहीं करते, वो आप जो मर्जी को चाहे तस्वीरें बनवा के आ जाओ, तस्वीरें बना लो, गुड कांटा खेल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप एक्चुअली जो आपका जो कंप्यूटर के ऊपर जो आप एंट्री करोगे ना, जो भी आप एंटर करो, डाटा लिखोगे, टेक्स्ट लिखोगे, वो ही वैलिड है और वो ही काउंटेबल है। और वो जो शीट होती है वर्किंग की, वो उन्हें सबमिट करवानी पड़ती है कि वो आप वेस्ट कर सकते हैं? सबमिट करवानी पड़ती है, ना भी करो कोई बात नहीं, लेकिन तो बात बेहतर है उससे पता हो, कुछ भी नहीं होता, वो काउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब कि वो चेक नहीं करते उसको। हम सबमिट नहीं कराते, वो खुद ही ले लेते हैं। खींच लेते हैं भाई से। 100 में से एमसीक्यूज जो टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ के वो कितने परसेंट होते हैं? 80%, 90%? ऐसे कह लो कि 60% एमसीक्यूज होता है, और रिमेनिंग जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, कि आपने टाइप करना होता है, जैसे बुक टाइप नहीं करते, एक छापना होता है, वो आपने आपने अपने एक, यानी कि वहाँ पैटर्न तो होता नहीं, एक्सेल तो होती नहीं, सिर्फ नोट पैड कह लो, आपका एक नोट पैड होता है, नोटबुक कह लो ये, तो उसके ऊपर आपने सारा टाइप करना होता है क्वेश्चन अपना, खुद ही उसको सीक्वेंस देनी होती है। उसके लिए फिर आप रफ पे यूज करते, ताकि आप एक सीक्वेंस बना लो कि मैंने क्वेश्चन वहाँ पे टाइप कैसे करना है, क्या उसका फॉर्मेट लेना है, ऐसे। और परसेंटेज, कितने परसेंटेज वाला जो है ना वो क्लियर होता है पेपर? 50%। आईडी कार्ड की कॉपी ली है उसने? हाँ, उसके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड है, 50%। अच्छा, कहते आप फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया? हाँ जी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, 2021 की रजिस्ट्रेशन। बच्चा अभी कच्चा है फिर? हाँ आपसे ज्यादा उम्र होगी मेरी। मे भी हो सकता है। यार देखो ना, अब हर बंदा पहले मैंने मास्टर्स किया हुआ एमबीए ना, लेकिन तो मैं सोचा ये कि बात पहले जो आपने ये जो आपने बात की है ना, ये सिर्फ एक लड़के ही कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती, उम्र ज्यादा होगी, वो कहीं कम ही है तेरी उम्र।
ये दूसरे लड़कों को जो ज्यादा बड़े बन रहे होते हैं उनको बड़ा बन के दिखाना पड़ता है ना, ये भी मसला है। आप हमें कह रहे हैं वो लॉकडाउन की वजह से हालात खराब, एक इंसान मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बराबर से यार क्या फर्क पड़ता है, सारे एरिया से ही है, हमने बस सारे स्टूडेंट्स हैं, हमने पढ़ना है, वो खत्म कहानी। एंड ऑफ वैसे गपशप कर रहे हैं यार, गप सर ने भी आ जाना, फिर शुरू हो जाना लेक्चर नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह। सर शुगल मस्ती नहीं करने वाले बंदे, सर काम से काम बिल्कुल। सर नहीं शुगल मस्ती करते सर, बिल्कुल काम से काम। नहीं बता, सिलेबस भी ज्यादा है ना, सिलेबस बहुत ज्यादा। वैसे टॉपिक बहुत ज्यादा, कुछ है नहीं, बातें हो भी सकती है, क्लास होता है मतलब गपशप भी हो जाती है, सर भी शुगल मस्ती कर लेते हैं, तो एक लाइट मूड बन जाता है। ये ऑनलाइन है ना, माहौल ही नहीं बनता, क्योंकि मेरे पास काफी आर्टिकल की कॉपी है। वाली साहब की क्यों दी है उसे, क्या अपनी आईडी कार्ड? आपको मैं कह रहा हूं अपना आईडी कार्ड लाया वो, ठीक है, तो कह रहा है इसकी कॉपी नहीं है, मैंने कहा बनवा ले 15-20 रुपए कहना ठीक है। मैंने कल जब उनको देने जाना था तो मैंने उनको पहले ही बात की थी कि आपने अगर अपनी आईडी कार्ड काइंडली माइक म्यूट कर लें। एमसीक्यू आपने जो सर ने दिए कर लिए सबने, किसी ने किए? कौन से एमसीक्यू से जरा बताते हैं आप? ये इसी से रिलेटेड सर ने जो दिए थे हमें, ये मैंने तो बोले ना, मुझे सारे रिवैल्यूएशन के मिले हैं, तो मैं तो छोड़ ही दिए, मैं देखी जाएगी बाद में। किसी ने किए? जी क्लास, हाँ। क्लास वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन। हम डिस्कस कर रहे थे अपवर्ड डिवैल्यूएशन के केस में हमने करना ये होता है कि जो भी इस वक्त पुराने एसेट से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है, उस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने रिमूव करना होता है बुक्स में, ताकि हमारा एसेट अब आगे न्यूली डेप्रिशिएट हो सके। जो अगला डेप्रिसिएशन होगा वो एक्यूमुलेटेड का नया हम क्रिएट करेंगे। तो ये अकाउंटिंग एंट्री है, ये जस्ट बुक कीपिंग एंट्री आपने इसको करना है। आपने बस इंश्योर ये करना है कि जो एसेट की अब कैरिंग वैल्यू है वो अब फेयर वैल्यू के बराबर हो जाए। ये मैंने यहाँ पे नीचे एक पॉइंट लिखा भी था कि आफ्टर रिकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन द कैरिंग अमाउंट मस्ट इक्वल द फेयर वैल्यू, क्योंकि देखें तभी हमारा एसेट रीवैल्यू होगा ना। कि रीवैल्यू की जरूरत क्यों पेश आती है कि हमारी इन दोनों वैल्यू से फर्क आ जाता है। तो जब रिवैल्यूएशन आप कर लेते हैं तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जानी चाहिए। तो देखें आप, ये बिफोर आफ्टर की मैंने वर्किंग बनाई हुई है
कि कॉस्ट 1 लाख है, आफ्टर ये 95 है क्योंकि ये 5,000 से क्रेडिट कर दिया आपने, और एक्यूमुलेटेड चूंकि 20 था आपने उसको 0 कर दिया तो ये 95 हो गई है। पहले ये 80 थी और अब ये 95, 15,000 का इंक्रीज आपने रिकॉर्ड किया है। और ये आप एक अकाउंट में करेंगे, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन का अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, और ये प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। और ये हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिपोर्ट करेंगे और शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन में इसको बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे। और ये हमने डिस्कस किया था कि अनरियलाइज्ड गेन है, और इस गेन से हम अभी डिविडेंड डिक्लेयर या पे नहीं कर सकते, ठीक है। ये है जी अपवर्ड रिवॉल्यूशन का ब्रीफ सा रिव्यू। इसके बाद अगर डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन होती है, डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन के केस में हम क्या कर सकते हैं, हमने वैल्यू को रिड्यूस करना है। डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन के केस में हमने वैल्यू को जी यासीन साहब। सर बस मैंने ये पूछना था, ये जो एंट्रीज हुई हैं ये एज पर स्टैंडर्ड है या ये हम यानी कि अगर थोड़ी सी मॉडिफाई करना चाहे एंट्रीज तो क्या कर सकते हैं? क्या मॉडिफाई करेंगे? यानी कि जैसे पहले हम रिकॉर्ड कर लें सरप्लस एसेट 15,000 से डेबिट करें और गेन को रिवैल्यूएशन को 15,000 से क्रेडिट कर दें। आप कर सकते हैं, मैं समझ गया हूं। आपने 2 एंट्रीज में काम करना है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप पहली एंट्री के अंदर ये कार्य करें कि एक्यूमुलेटिव क्लोज कर दें, उसकी एंट्री पास करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेपोजिशन डेबिट और एसेट क्रेडिट एग्जैक्टली सर। कितने से करेंगे? 20,000 से। हाँ, और अगली एंट्री में क्या करेंगे आप? एसेट को डेबिट करेंगे और गेन को क्रेडिट कर देंगे। हाँ, 15,000 से करेंगे, ठीक है। तो नेट में एसेट क्रेडिट कितने से हो रहा है? 20,000 से। नहीं, नेट में यार। एसेट डेबिट हुआ 15,000 से, क्रेडिट हुआ 20,000 से, ठीक है। 5,000 से क्रेडिट 5,000 का सर सिर्फ इम्पैक्ट आएगा ना। तो यही मैंने इसमें कंबाइन कर दिया ना, इसको मैंने कंबाइन एंट्री कर दी। आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये एंट्री इस लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं होगी। आपको ये कंबाइन एंट्री ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप कर लेते हैं तो मे बी आप, क्योंकि एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज में तो आपको एंट्रीज की भी दी हुई होंगी, ठीक है। तो वहां तो आपने जस्ट ये चेक करना होगा कि आपने कौन सी एंट्री पॉसिबल है, ठीक है। थैंक यू। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, डोंट, वो तो आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर है, और अलग कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अब है जी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में क्या है कि आपने एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना होता है। जब एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, इशू आ रहा है, जब एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली आपको एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी देखें, यहाँ पे हम लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे भी सेम वर्किंग की है हमने। कैरिंग अमाउंट को हमने कंपेयर किया है फे वैल्यू से। यहाँ फे वैल्यू में दी हुई थी 70,000, तो लॉस आ गया 10,000 का। उस लॉस को हमने रिकॉर्ड करना है। वही सेम देखिए हमने एंट्री पास की है। इसमें भी आप 2 एंट्रीज पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यासीन साहब ने कहा कि पहले हम एक्यूमुलेटेड डेपोजिशन को क्लोज करेंगे, वो आप क्लोज कर दें, अगले में आप लॉस रिकॉर्ड कर लें। मैंने उसे कंबाइन कर दिया है। अच्छा, ये जो लॉस है ये प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट होगा, रिपोर्टेड
इन प्रॉफिट एंड लॉस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर गेन होगा तो वो अनरियलाइज होगा, लेकिन ये लॉस अनरियलाइज नहीं है, ये लॉस तो रियलाइज ही है। ये लॉस आपको रिकॉर्ड करना ही करना है। ये प्रॉफिट लॉस के अंदर रिकॉर्ड होगा और आपकी इनकम को रिड्यूस करेगा। ये नॉर्मल जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस है, ये उसमें रिपोर्ट होगा। क्यों? कि आपका एसेट अपनी वैल्यू को खो चुका है। अब ये वैल्यू आपने लॉस रिकॉर्ड करनी है। इसके ऊपर थोड़ी डिबेट हम करेंगे जाके इम्पेयरमेंट में जाके, ठीक है। ये इशू हम जाके इसको टेकअप करेंगे कि जब हम इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे जाके ये वाला एरिया हम रिलेट करेंगे कि जब गेन होता है तो हम उसको अनरियलाइज गेन कहते हैं, लेकिन जब लॉस होगा तो उसको हम रियलाइज लॉस क्यों कहते हैं, या उसको हम एक्चुअल लॉस क्यों कहते हैं, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अभी आपने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपने ये याद रखना है कि अभी हम इसको डायरेक्टली लॉस रिकॉर्ड करेंगे और एसेट को क्रेडिट करेंगे। जिस तरीके से मैंने बात की थी कि रिकॉर्डिंग ऑफ रिवैल्यूएशन के बाद कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर हो जाती है, तो देखिए इसमें भी ऐसा हो रहा है कि आपने एसेट को क्रेडिट किया 30,000 से, वो 70 हो गया, और ये भी आपने 0 कर दिया। तो ये देखें ये 80 से कम होके 70 हो गया और ये 10,000 का लॉस रिकॉर्ड हो गया जी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन को जरा स्टडी करते हैं। सही मैचिंग कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं ना जी। तो मैं कह रहा हूँ ये मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो बिल्कुल हाँ हाँ मैचिंग ही है ना, बिल्कुल मैचिंग। सर इसमें जो दूसरी किस्म की एंट्रीज है वो भी सब काइंडली कर ले तो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो आप कर लें अपने पास अलग, वो अपने पास साइड पे आप कर लें। सर इसी शीट में अगर कर ले तो हम रिकॉर्ड में आ जाएंगे। देखिए वो बुक कीपिंग इशू है, वो बड़ा सिंपल सा इशू है, वो एफएफए लेवल की बात है। आप इसको 2 एंट्रीज में कर लें, पहले एक्यूमुलेटेड को क्लोज कर लें। रिपोर्टिंग पढ़नी है हमने अकाउंटिंग नहीं पढ़नी। हम अभी तो बहुत चीजें एडवांस हमने पढ़नी है। थोड़ा सा प्लीज टेक अ क्विक स्टेप, ठीक है। ये माइनर इश्यूज पे अगर आप थोड़ा टाइम लगाएंगे ना तो हम मेजर इश्यूज को स्किप कर सकते हैं, वो फिर हमारे लिए थोड़ा सा इशू बन जाएगा, ठीक है। ओके, अगर उसमें चीज समझ में आप इसको कीजिएगा ना, कोई नहीं समझ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके जी, अब सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन को हमने जरा समझना है कि एसेट जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम रिवैल्यू होने जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जरा आप समझें इसको। सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन, अच्छा इसको समझने के लिए ज़रा अगर हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए मुझे ये लाइंस ख़त्म करनी पड़ेंगी। ले जी, ये मैंने बिल्कुल वाइट बोर्ड बना दिया। ओके जी, अब सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन करने के लिए जा रहे हैं। ज़रा इसको ज़रा आप ज़हन में रखिएगा, सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन। अच्छा, जब सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन हुई है तो तब भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं जी, तब भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। ठीक है, या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। अच्छा, मेरे साथ साथ ना आप ये टेबल बनाया करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर अपवर्ड है तो 2 केस हैं। अगर अपवर्ड है तो इनिशियली या तो डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी। ठीक है जी भाई, अगर अपवर्ड है तो इनिशियली फर्स्ट टाइम क्या हुई होगी, ये सबसीक्वेंट अपवर्ड डाउनवर्ड की बात हो रही है। तो अगर सबसीक्वेंट अपवर्ड है तो फर्स्ट टाइम या तो अपवर्ड हुई होगी या डाउनवर्ड हुई होगी। सर ये हम फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं या लास्ट जो भी सबसीक्वेंट से पहला लास्ट था उसकी बात कर रहे हैं? आप उसी की बात कर लें। चलें अभी हम सेकंड टाइम चलें, इसको सेकंड कंसीडर कर लेते हैं।
हालांकि ये हर चीज पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। रहू साहब। जी सर, मैंने क्वेश्चन कर लिया। अच्छा हाँ, ये सर समझ ले सेकंड टाइम है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये सेकंड टाइम अज्यूम कर ले। सेकंड टाइम रिवॉल्यूशन होने जा रही है तो अपवर्ड थी, लेकिन फर्स्ट टाइम भी अपवर्ड थी या डाउनवर्ड थी, ये दो पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, अगर सेकंड टाइम डाउनवर्ड है तब भी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि फर्स्ट टाइम या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। भाई ये ट्री बन सकता है ना, या ये अपवर्ड होगी, ये डाउनवर्ड कर लें इसको और इसको कर लें अपवर्ड। फर्स्ट टाइम अगर ये डाउनवर्ड हुई है तो सीक्वेंट की हम बात कर रहे हैं ना। जी जी, मैं बात कर रहा हूं, देखें पहली तो अभी आप सेकंड टाइम की बात कर रहे हैं। सेकंड टाइम अगर अपवर्ड हुई है तो देखा जाएगा कि पहले क्या हुई थी, ठीक है। तो पहले दो पॉसिबिलिटी, हाँ तो पहले दो पॉसिबिलिटीज हैं, या पहले अपवर्ड हुई थी या पहले डाउनवर्ड हुई थी, ठीक है। और अगर अभी डाउनवर्ड है तो पहले क्या थी, पहले डाउनवर्ड थी या पहले अपवर्ड थी, ये चेक करेंगे। ट्री यही बनता है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शन यही बनते हैं जी। ट्री समझ आया आपको? जी सर। ओके ओके। अच्छा, अगर तो सबसीक्वेंट अपवर्ड है, ठीक है जी, और अभी भी अपवर्ड है तो नो इशू, नो इशू, वी विल रिकॉर्ड सरप्लस या वी विल इंक्रीज सरप्लस, वी विल इंक्रीज सरप्लस। भाई पहले सरप्लस था 10,000, अब बढ़ के 20 हो जाएगा तो 10,000 से मजीद इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। यानी पहले अपवर्ड था और अभी भी अपवर्ड है तो फिर तो कोई इशू नहीं है ना, तो नो इशू। इस तरीके से अगर पहले डाउनवर्ड था और अब भी डाउनवर्ड है तो भी नो इशू, नो इशू, वी विल इंक्रीज लॉस, ठीक है जी। सेम फर्स्ट टाइम वाली एंट्रियां करेंगे जैसे हमने फर्स्ट टाइम पे कर जी 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 बिल्कुल। जैसे डेप्रिसिएशन का कोई डिफरेंस वगैरह सारा कुछ वही चीज, वो सब आप देख लेंगे ना, वो तो आप देखेंगे। सेम वैसी डिश नोट। अभी तो मैं आपको ट्री बना के दिखा रहा हूँ ना, फिर न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करते हैं। अभी तो देखिए अभी तो ये 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें पता नहीं कहाँ तक चलेंगी एक्सरसाइजेस, अभी ट्री से सुन लें। अच्छा सुन, अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो लाइक है ना उसमें कोई इशू नहीं है। भाई ये डाउनवर्ड था तो अब भी डाउनवर्ड है, ये लाइक था, अपवर्ड है और अपवर्ड है तो कोई इशू नहीं है। मसला किधर आएगा कि यहाँ पे अभी अपवर्ड है लेकिन पिछले डाउनवर्ड था, ठीक है, और अब डाउनवर्ड है तो पिछला अपवर्ड था, ठीक है। मसला ये आएगा, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि करंट रिवैल्यूएशन gain is rupees 10,000. The asset was initially revalued downward by rupees 6,000. यही हो गया ना केस कि करंट गेन है 10,000 का, लेकिन पिछली दफा आपने उसको लॉस रिकॉर्ड किया था 6,000 का। अब क्या करेंगे जरा देखिएगा, आपने रिकॉर्ड करना है 10,000 का गेन। आईएएस कहता है कि जब आपने पिछली दफा इसको डाउनवर्ड रिकॉर्ड किया था तो आपने लॉस रिकॉर्ड किया था, ठीक है। सबसे पहले आप उस लॉस को रिवर्स करेंगे, ठीक है, बाकी का गेन आप सरप्लस में रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री आप पास करेंगे एसेट डेबिट 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 6,000 और सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट 4,000, ठीक है। आईएएस कहता है कि आप इस पूरे 10,000 को सरप्लस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पिछली दफा इनिशियली ये एसेट
डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था और उस डाउनवर्ड को आपने लॉस रिकॉर्ड किया था। क्लियर है जी? ये जो 6000 से आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्रीज किया है, ये पिछले साल का या पिछले रिवैल्यूएशन का वो लॉस था जो आपने डाउनवर्ड के केस में रिकॉर्ड किया था। अब आप उसको रिवर्स कर रहे हैं। दिस इज रिवर्सल ऑफ प्रीवियस लॉस। ठीक है, अगर आप इसको यहां पे लिखें कि दिस इज रिवर्सल ऑफ प्रीवियस लॉस। अच्छा, अब इधर आ जाएं। अब यहां पे क्या था कि यहां पे पिछली दफा अपवर्ड था और अब डाउनवर्ड होने के लिए जा रहा है, तो इसका एक केस बना लें। करंट रिवैल्यूएशन लॉस इज ₹20,000। यहां चले इसको कर लें 8,000। The asset was upward revalued by rupees 10,000 initially। अब यहां पे करंट जो लॉस है वो 8,000 का है। तो आईएससी कहता है कि अब आप इस रीवैल्यूएशन को यूज करोगे लॉस रिकॉर्ड करने के लिए, आप पीएनएल में कोई लॉस ट्रांसफर नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा चलिए पहले एंट्री पास करें। एंट्री पास होगी सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिट 8,000 से और एसेट क्रेडिट 8,000 से। ठीक है, अगर सरप्लस के अकाउंट में बैलेंस लॉस से कम होगा तो फिर आप बैलेंस को लॉस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे सरप्लस होता है 6,000 रुपए, तो आप सरप्लस को डेबिट करते हैं 6,000 से, लॉस को डेबिट करते 2,000 से और बाकी एसेट क्रेडिट होता है 8,000 से। ठीक है, यानी हाँ दोबारा समझ लें, समझ आ गई। वसीम गिल साहब अपना माइक ये कैमरा म्यूट करें। ये समझ में आ गई बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो ये डाउनवर्ड का अपवर्ड बता रहे हैं दोबारा, इसकी नहीं समझ आई। इसमें यह है कि जब आपने डाउनवर्ड अभी है और पिछले साल अपवर्ड किया होगा तो आपने सरप्लस तो रिकॉर्ड किया होगा ना, पहले उस सरप्लस को आप यूज करेंगे लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, वो सरप्लस पीएनएल में कोई लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ जब तक वो सरप्लस पड़ा हुआ है। आप उस सरप्लस को यूज करेंगे लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि लॉस सरप्लस के होते हुए लॉस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अगर सरप्लस कम हो और लॉस ज्यादा हो तो फिर आप बाकी अमाउंट लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल पिछली दफा भी डेबिट ही इसको किया था, अगर पिछली दफा इसका हुआ होगा नहीं, वो तो हमने लॉस को डेबिट किया था ना, हमने तो ये सरप्लस रिकॉर्ड किया था, लास्ट में अपवर्ड हुआ था ना यार। हाँ ठीक हो गया लास्ट में हमने ठीक हो गया। मतलब लास्ट टाइम जो ना हमारा 10,000 का सरप्लस था, तो इस दफा हमें नेक्स्ट ईयर 8,000 का लॉस हुआ, तो पहले हम 8,000 को ऑफसेट करेंगे। जी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो 2,000 बचेगा। हाँ जी, अगर सरप्लस होता 6,000 तो हम क्या करते 2,000 का फिर लॉस रिकॉर्ड करते, वो प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करते। ठीक है, ये या नोट लिख लें। इन केस surplus balance is insufficient, in case surplus balance is insufficient to cover whole loss, then deficiency is recorded in P&L। ठीक है जी, ये है जी पूरा रिविजन का टॉपिक, सबसीक्वेंट भी और इनिशियल भी। सेकंड केस पर अब सेकंड बता रहे हैं हमें कि ये अगर ये कम होता, देखिए ये 10,000 की 6,000 होता, तो वो करके दिखा दें एंट्री को किस तरह होगा, ताकि हमें कर लें।
इन सरप्लस कुछ खुद भी ना कर लिया करें, अब बड़े हो जाएं। चलें मैं कर देता हूं, क्या याद करेंगे आप। सरप्लस डेबिट 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2,000 और एसेट क्रेडिट 8,000। ठीक है जी। सर अब बात समझ आई ना सारी बात। हाँ ये बात, कोई बात नहीं। ये है जी पूरा रीवैल्यूएशन का टॉपिक आपके सामने। इसमें अब एक इशू रह गया है, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस। ठीक है, वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा दूं पहले, वो फिर अब आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, आज की क्लास पढ़ने के बाद सारे एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जो आपको मैंने होमवर्क दिए थे उसमें से जो रिमेनिंग है वो भी आप कर लेंगे। अच्छा, ये वाइट बोर्ड का पार्ट नहीं होगा, मैं इसको उसका स्क्रीनशॉट लेके ना मैं इसका पार्ट बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसका पार्ट यहाँ बना देता हूँ ताकि ये स्क्रीनशॉट वैसे मैंने ले लिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, ये अब इसका पार्ट बन गया डॉक्यूमेंट का। ठीक है, ये आपको मैं भेज भी दूंगा। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, ये जस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें आंसर दिया हुआ है। इसमें ये वही क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे करवाया है आपको ऊपर, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन का। इसमें जरा इसको देखते हैं ये क्या है। ठीक है, ये सेम उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 जरा डिस्कस करने वाला है, क्विकली जरा इसको देखते हैं। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन ईच इंडिपेंडेंट केस। एन आइटम ऑफ लैंड कैरीड इन बुक्स ₹13,000। ठीक है, अभी उसकी जो कैरिंग वैल्यू है वो कितनी 13,000 है। 2 years ago a slump in land values led the company to reduce the carrying amount from 15,000। यानी पिछले साल ये 15,000 था, अब इसको 13 पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि स्लम्प आया था, 2,000 आपने लॉस रिकॉर्ड किया होगा। दिस वाज टेकन एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। देयर हैज बीन ए सर्ज इन लैंड प्राइसेस in the current year, however the land is now worth ₹20,000। ठीक है, अब आप देखें कि पिछले साल आपने लॉस रिकॉर्ड किया था, डाउनवर्ड किया था, और अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपवर्ड करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जरा कैलकुलेशंस करें क्विकली ए पार्ट में। जी, ए पार्ट में कैलकुलेशन सरप्लस ऑन प्रेजेंट ऑफ गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। जी जनाब, तो इसमें पिछली दफा आपने लॉस रिकॉर्ड किया था, अब आप गेन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब आप गेन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी कैरिंग वैल्यू कितनी है? 30,000। 13,000। ठीक है, फेयर वैल्यू कितनी है? सर 20,000। 20,000। गेन हो गया? यस सर। कितने का? 7,000 का। ये हो गया गेन। ठीक है, अच्छा अब आपने गेन को रिकॉर्ड कैसे करना है? आपने गेन को रिकॉर्ड कैसे करना है कि आपने इसकी एंट्री पास करनी। कोई एंट्री मुझे करवाएगा, इसकी क्या एंट्री होगी? सरप्लस ऑन पहले करनी करें। मैं करवा दूं? जी जी सर, यासीन साहब। अच्छा माशा सर, मैं ट्राई करता हूँ। जी जी। हाँ जी, इसमें सर लास्ट ईयर 2,000 का लॉस शामिल है हमारे गेन में इसमें। अच्छा जी जी जी। तो पहले तो हम वो एडजस्ट कर लेते हैं सर। करें 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 करें। सरप्लस डेबिट कर देंगे सर? नहीं सर, सरप्लस डेबिट क्यों करेंगे? हमें तो अब इसकी सरप्लस तो था ही नहीं ना पहले आपका, वो तो अब क्रिएट होगा।
सॉरी सर लो इसके हाँ इसके पहले डाउनवर्ड हुआ ना। हाँ तो अब ये अपवर्ड डेबिट कर ले सर। अभी अपवर्ड चला गया। लैंड डेबिट 7,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 2,000 सर और बाकी सरप्लस क्रेडिट 5,000। यस सरप्लस ऑन डूइंग क्रेडिट 5,000 यस। ये अभी आपने पिछले अंदर आपने जो एंट्री की थी वो सिचुएशन डिफरेंट थी जरा। नहीं यही थी यार सर आपने वहाँ पे सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन 8,000 डेबिट किया और एसेट क्रेडिट कर दिया। और वो सरप्लस अब क्रिएट हो रहा है ना, वो पहले सरप्लस था ही नहीं ना, ये सरप्लस अब क्रिएट हो रहा है। ठीक हो गया, सही है ना, वो तो मैंने आपको अच्छा ये सेम नो इशू वाली बात आ गई, सेम वाले उसी नहीं नो इशू वाली बात नहीं है, ये इशू वाली बात है, ये इशू वाली बात है। उसमें सरप्लस था ही नहीं ना यार, सरप्लस था ही नहीं, उसमें लॉस आ रहा था, करंट रिवैल्यूएशन लॉस इज 8,000 का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 7,000 का गेन आ गया। हाँ ठीक है, वहां पे लॉस ज्यादा था ना, यहाँ लॉस कम है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रटा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ समझनी है चीजों को आप। पॉइंट नंबर ए में रटा लगवा रहे थे हमें। नहीं, हमने किधर रटा लगवाया यार, ऐसे मुझे सर ये सिंपल एंट्री थी, हमें घुमा दिया आपने। सिंपल एंट्री थी तो मैंने कौन सा घुमाया यार, सिंपल मैंने भी सिंपल ही करवाई। अच्छा इसमें कोई कंफ्यूजन है ए में? नो सर। ओके बी में आ जाए, बी में भी आप कैलकुलेट करेंगे तो बी को जरा पढ़ते हैं, बी को पहले पढ़ा नहीं हमने। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैंड वाज 15,000 revalued upward to ₹20,000 2 years ago। अब यहाँ पे 5,000 का आपका सरप्लस पड़ा हुआ था, ठीक है ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ था। द वैल्यू हैज नाउ फॉलन टू ₹13,000। चलें जी, अब आप इसकी वो एंट्री करें। कैलकुलेशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा सर। हाँ टोटल लॉस कितना है? 20,000 फिर 5,000 और 7,000 का लॉस है सर। 7,000। हाँ तो कैरिंग वैल्यू कितनी है? 20,000 जी सर। ठीक है जी, और फेयर वैल्यू कितनी है? 13,000। 13,000 ठीक है जी। जी ये आपका हो गया 7,000 लॉस, ठीक है। अच्छा इसको मैं जरा ओके जी, अब आपने क्या करना है, पहले आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो पहले आप उस सरप्लस को यूज करेंगे लॉस को रिकॉर्ड करने की, लेकिन सरप्लस आपके पास कम है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सरप्लस को डेबिट करेंगे, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन 5,000 से डेबिट होगा, जी सर, ठीक है, लेकिन टोटल लॉस कितना है? 7,000। तो बाकी आप करेंगे पीनल को डेबिट करेंगे 2,000 से, प्रॉफिट लॉस, हाँ, और एसेट क्रेडिट हो जाएगा या लैंड क्रेडिट हो जाएगी, और एसेट को क्रेडिट कर दें ये 7,000 जी, ये चीज ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे बास बुक्स के अंदर सरप्लस की जगह पे ओसीआई भी लिखा होता है, तो आप इसको ओसीआई भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी आप लिख सकते हैं। किधर सरप्लस को ओसीआई भी लिख सकते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पास बुक्स में किया होता है तो अभी देख लेंगे। जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 7? नो सर, थैंक यू। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 8। हाँ जी, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट है जी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, इसको समझना जरूरी है। ओके, इंक्रीमेंटल कहते हैं इजाफी को, ठीक है, जब आप किसी एसेट को रीवैल्यू करोगे, ठीक है, जब किसी एसेट को आप रीवैल्यू करते हैं तो उस एसेट की रीवैल्यूएशन के बाद सब्सीक्वेंट डेप्रिसिएशन में इजाफा हो जाता है, ठीक है। पहला डेप्रिसिएशन
कम अमाउंट पे रिपोर्ट हो रहा था ना भाई। पहले आपने एसेट, अगर पहला आपका एसेट था, कॉस्ट उसकी थी लेट्स सपोज 10,000, ठीक है, जब आपने उसको रीवैल्यू कर दिया, लेट्स सपोज वो 15,000 पे रीवैल्यू हो गया, तो पहले आप 10,000 पे चार्ज कर रहे थे डेप्रिसिएशन, अब आप क्या कर रहे हो 15,000 पे चार्ज कर रहे हो। तो 10,000 पे जो डेप्रिसिएशन होगा वो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कहलाएगा, और जो रीवैल्यूड अमाउंट पे जो डेप्रिसिएशन होगा वो न्यू डेप्रिसिएशन कहलाएगा, ठीक है जी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। मिसाल के तौर पे यहाँ पे था 2,000 का डेप्रिसिएशन और यहाँ पे निकल रहा है 3,000 का डेप्रिसिएशन, तो ये इंक्रीमेंटल कितना हो गया 1,000, ठीक है। तो 1,000 इज द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, यानी पहले साल, यानी पहली दफा जब एसेट आपका आपने एक्वायर किया था ओरिजिनल के ऊपर, ठीक है, ये ओरिजिनल के ऊपर था और ये था रीवैल्यूड के ऊपर, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आप कंप्यूट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के अमाउंट से हम सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक मैं आपको नोट से पढ़वाता हूँ। पेज नंबर है ये, नोट पे आप लोग बुक ओपन करें अपने पास और वहां पे आपने नोट भी करना है इस चीज को। जस्ट चेक मी कि ये पॉइंट किधर लिखा हुआ है बुक के अंदर। हाँ जी, ये पेज नंबर है जी 215 के ऊपर। ये जरा आप पेज ओपन करें 215, वहां पे हेडिंग है 3.4 डेप्रिसिएशन ऑफ रीवैल्यूड एसेट्स। सबने खोला है जी? यस सर। सबके पास बुक सामने होनी चाहिए जी। जी क्लास जी, ये पॉइंट पढ़े जी, कोई पॉइंट पढ़ेगा मेरे लिए? एनीबॉडी? डेप्रिसिएशन ऑफ रीवैल्यूड एसेट्स जी पढ़े Once जरा। depreciation of revalued assets. Once an asset has been revalued, the following treatment is required. Depreciation must be charged based on valuation less residual value over remaining useful life. स्टॉप। जब फ्यूचर में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो अब न्यू जो अमाउंट है, जो कि अब रीवैल्यूड अमाउंट है, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करेंगे और रिमेनिंग लाइफ के ऊपर आप रिकॉर्ड करेंगे। पहला पॉइंट, वेरी सिंपल पॉइंट। आगे चले जी। The whole charge must go to the income statement for the year. बिल्कुल ठीक है जी, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। An annual reserves transfer may be made. Revaluation ये reserve. अब एक मिनट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मे बी मेड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इट इज ए पॉलिसी मैटर, दिस इज ए पॉलिसी इन मैटर। लिखिए ये पॉइंट, दिस इज ए पॉलिसी चॉइस, नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, कौन सा पॉइंट ये एनुअल रिजर्व का? जी ये तीसरा ही तो पढ़ रहे हैं पॉइंट। ये ले जी, मैंने इसको निशान भी लगा दिया, ये ले, ये ठीक है जी। अब दोबारा पढ़े जी पॉइंट जी, यासीन साहब पढ़ते हैं। An annual reserves transfer may be made. Revaluation reserve to retained earnings for extra depreciation on the revalued amount compared to cost measured as the difference between depreciation charge based on the on revalued amount and the charge based on historic cost. अच्छा, जय आपको बताया था कि जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और रीवैल्यूड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जो उन दोनों का डिफरेंस होगा, उस अमाउंट से आप सरप्लस से पैसे निकाल के रिटेन अर्निंग में डायरेक्टली ट्रांसफर करते रहेंगे। ये आपका ऑप्शन है। कंपनी ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आपने नोट कर लिया ना, ये पॉइंट पढ़ भी लिया, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं फर्दर। द कंपनी हैज टू ऑप्शंस, लिखे यहाँ पे पॉइंट। द कंपनी हैज टू पॉसिबल ऑप्शंस
फॉर सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन। भाई सरप्लस आपने क्रिएट किया, हमने इसको अनरियलाइज्ड गेन कहा ना, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, पीरियोडिक ट्रांसफर इनटू रिटेन अर्निंग बाय द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। या तो कंपनी इस ऑप्शन को अडॉप्ट करती है कि हर साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के अमाउंट से रिटेन अर्निंग में सरप्लस को ट्रांसफर करती रहेगी, और दूसरा वेट टिल द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट when the asset is de-recognized, then the whole amount of surplus, ये आप लोग लिख रहे हैं, अपने पास नहीं लिख रहे सर? लिख रहे हैं जी। the whole amount of surplus is entirely transferred to retained earnings at once। या कंपनी के पास ऑप्शन ये है कि ग्रेजुअली इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के अमाउंट से सरप्लस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करती रहे, या कंपनी वेट करे, एंड का वेट करे, और जब एसेट आपका बुक्स में से रिमूव होने के लिए जाएगा तो फिर आप इकट्ठा सरप्लस को ट्रांसफर कर दें रिटेन अर्निंग में। लेकिन ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टैंडर्ड ने आपको ऑप्शन दिया है, ये पॉलिसी चॉइस है। मैंने पहले क्या लिख दिया, दिस इज ए पॉलिसी चॉइस नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। अब हम इसको न्यूमेरिकली जरा सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉन्सेप्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ये जो चारों पॉइंट लिखे हुए हैं, ये तीनों चारों, ये जरा पढ़ें दोबारा, और जो मैंने रेड में लिखा है इसको पढ़ें, और फिर जरा कोई सवाल करें तो फिर पूछें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, अगर हमारी जो रीवैल्यूड एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन कम होती है तो हम अपनी रिटेन अर्निंग्स को बढ़ा देंगे? ऐसा कैसे होता है यार? एसेट को रीवैल्यू किया तो डेप्रिसिएशन कम, अच्छा डाउनवर्ड की केस की बात कर रहे हैं? डाउनवर्ड में सरप्लस तो होगा ही नहीं ना, हम सरप्लस की बात कर रहे हैं ना। सरप्लस तो अपवर्ड के केस में होगा ना हमेशा। सर, अगर अपवर्ड में हम अपने यूजफुल लाइफ भी बढ़ा देते हैं और तब पॉसिबल है ना कि हमारी यार ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं होता कि आपने अपवर्ड एसेट को रिवैल्यू किया है और एसेट का डेप्रिसिएशन सब्सीक्वेंटली कम हो जाए। कम के केस में आप कुछ नहीं करेंगे, वो इग्नोर कर देंगे। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ही के केस में आप सरप्लस को ट्रांसफर करेंगे, कम के केस में नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कम का केस अगर सरप्लस है तो आपका रिवैल्यूएशन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। ओके सर, ठीक है सर। जब एसेट सर डिस्पोज्ड ऑफ हो जाए तो ट्रांसफर द सरप्लस वो किस तरह होता है? उसकी एडजस्टमेंट इन फुल करते हैं या उसकी, ये लिखा हुआ है ना पॉइंट कि ये दो ऑप्शन है। हाँ, अगर डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आप डायरेक्टली एंट्री पास करते हैं, सरप्लस डेबिट, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिट कर देते हैं और रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर देते हैं। सही है। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि आप ये ट्रांसफर ग्रेजुअली करते रहें या एंड पे कर दें, ये आपकी मर्जी है। ये दोनों एंट्रीज, इसकी भी एंट्री यही होगी, इसकी भी एंट्री यही होगी। लेकिन क्या फर्क क्या होगा कि जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें ये एंट्री थोड़े थोड़े अमाउंट से हर साल होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठी हर साल के इकट्ठी ईयर एंड पे ये एंट्री हो जाएगी। जी सर, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट है? हाँ जी, ये लिखा हुआ है ना, बाय द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो सर ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन P&L को चार्ज नहीं होती? नहीं, वो उधर होती है,
इंक्रीमेंटल वो चार्ज होगी, लेकिन उस अमाउंट से हम इसको भी रिलीज करते रहेंगे। सर ये करना जरूरी है? नहीं ना, ये ऑप्शन है, ये आपकी मर्जी है, लिखा तो है पॉलिसी चॉइस। यानी कि अगर हम नहीं करना चाहते रिटेन अर्निंग से इसे सेट ऑफ, तो हम उसे P&L में चार्ज करके फॉर द ईयर नहीं सर, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन पूरे अमाउंट से, इंक्रीज अमाउंट से रिकॉर्ड होगा, ठीक है, लेकिन उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट के बाद जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा ना, उससे हम रिटेन अर्निंग को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, ये करते क्यों है, इसकी जरा समझ लें। एग्जैक्टली सर, ये जरा हाँ जी। देखें, अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, ये समझ में आ गया पॉइंट दोनों। मैं अब जरा ये रीजन की बात करूं कि ट्रांसफर करते क्यों है, ठीक है सर। ओके। एक मिनट सर, पहली चॉइस में तो हमारी रिटेन अर्निंग्स डेबिट नहीं होती जाएंगी हर साल के एंड पे? नहीं भाई, ट्रांसफर सरप्लस को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, सरप्लस क्रेडिट बैलेंस होता है ना, उसको डेबिट करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे ना। सरप्लस तो उसको एक बार ही ट्रांसफर कर दिया रिटेन अर्निंग में, पहली बारी में जब हमने रीवैल्यू किया एसेट को। नहीं, वो रिटेन अर्निंग में कहाँ किया है यार, रिटेन अर्निंग में थोड़ी ट्रांसफर करते हैं। सर ये पहली चॉइस में कंफ्यूजन हो रही है, जरा इसको शुरू से अगर समझा दें। सर ये एक दफा रिपीट कर दें, ये ऊपर से गुजर गया। अच्छा, देखिए आपने सरप्लस क्रिएट किया बुक्स के अंदर 10,000, ठीक है, आपने एंट्री पास की है एसेट डेबिट 10,000 और सरप्लस क्रेडिट 10,000, ये एंट्री पास कर दी आपने, ठीक है जी। अब ये 10,000 आपके पास सरप्लस का अमाउंट आ गया। इस अमाउंट के दो ट्रीटमेंट हैं, या आप हर साल इसको आहिस्ता आहिस्ता करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते रहें, या इस एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड के ऊपर इकट्ठा इसको ट्रांसफर करें। एंट्री यही होगी जो लिखी हुई है सामने। ये बात समझ में आ गई सर? इसमें अगर हम इसको हर साल अगर हम इसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं और अगले साल वो फिर सेकंड रिवैल्यूएशन में उसका लॉस आ जाता है, यस तो फिर हम इसको क्या करेंगे? हाँ, फिर यही तो बात है कि आप ये पॉलिसी चॉइस फिर उस एसेट के लिए चूज करेंगे जिसमें अगले साल लॉस आने की तवक्को ना हो, इसीलिए चॉइस दी हुई है ना आपको, ठीक है। इसीलिए सेफ साइड ये होती है कि आप इसकी पॉलिसी को आखिर तक के लिए छोड़ दें और आखिर में जो लॉस गेन या लॉस बचेगा वो इकट्ठा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दें, ठीक है। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है कि भाई अभी तो आपने ऐसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, हो सकता है अगले साल लॉस आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर आप? तो वापस निकालेंगे रिटेन अर्निंग से? नहीं, ऐसा ना करें। तो ये कंपनी की पॉलिसी मैटर है। कंपनी उन एसेट्स के लिए ये पॉलिसी ट्रांसफर अडॉप्ट करती है ग्रेजुअली की जिन एसेट्स के अंदर डाउनवर्ड सब्सीक्वेंट होने का चांस बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। वरना कंपनीज नॉर्मली क्या करती हैं, ये पॉलिसी अडॉप्ट ही नहीं करती, वो कहती हैं यार आखिर में जो बचेगा वो इकट्ठा ट्रांसफर कर देंगे। ये इंक्रीमेंटल का हम जो है वो डिसीजन लेते ही नहीं है। लेकिन बहरहाल कंपनी अगर इंक्रीमेंटल का डिसीजन लेती है, अच्छा अब करेंगे क्या, लेट्स सपोज इंक्रीमेंटल का अमाउंट है 1,000, तो कंपनी और 10 साल रिमेनिंग लाइफ है, तो हर साल के एंड के ऊपर 1,000 रुपया सरप्लस से डेबिट करके 1,000 रुपया रिटेन अर्निंग में क्रेडिट करते रहेंगे। क्यों कि ओरिजिनल डेप्रिसिएशन था, मैं एज्यूम कर रहा हूं वो 9,000, या लेट्स सपोज ओरिजिनल डेप्रिसिएशन था 12,000 और न्यू आ गया 13,000, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल कितना हो गया 1,000, ठीक है। अब क्या हुआ कि न्यू 13,000 है, ओरिजिनल 12,000 है, हर साल 1,000 रुपए से एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, ठीक है। वो आपने जैसे यासीन साहब का सवाल था कि 13,000 से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप, लेकिन इंक्रीमेंटल के अमाउंट से 1,000 से आप रिटेन अर्निंग में सरप्लस को ट्रांसफर भी करेंगे। ओके सर, अब बिल्कुल समझ आ गई, क्योंकि वो डेफिनेटली ओवर द इयर्स उनका वो इंक्रीमेंटल से प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनका यस। अब आप पहुंच गए उस पॉइंट पे, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि आप पहुंच गए, बाकी शायद ना पहुंचे हो। अब सुनिएगा, ये ऐसा करते क्यों है, ये रिटर्निंग में ट्रांसफर ग्रेजुअली करते क्यों है इंक्रीमेंटल के अमाउंट से? ये इसलिए करते हैं कि जब आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो आप कंपनी का शेयर होल्डर का प्रॉफिट रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो शेयर होल्डर डायरेक्टर से एतराज करते हैं कि सर ये रीवैल्यूएशन करना तो आपकी चॉइस थी, आपका डिसीजन था, आपने एसेट को इंक्रीज वैल्यू पे रिकॉर्ड किया ना, तो आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कम क्यों कर रहे हो?
12,000 से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना था, अब आप 13,000 से रिकॉर्ड कर रहे हो। आप हमारे प्रॉफिट को 1,000 से रिड्यूस कर रहे हो, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 1,000 से कम मिलेगा। डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि चलें ठीक है, अगर हमने डिसीजन लिया तो हम आप इसको कंपेंसेट करते हैं। आपको प्रॉफिट चाहिए ना, आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट चाहिए ना, हम आपको वो सरप्लस के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सरप्लस से हम रिवैल्यूएशन के अमाउंट को रिड्यूस करते हैं और ग्रेजुअली जितने से आपको हिट पड़ी है ना प्रॉफिट को, उतने से वो हिट हम पूरी कर देते हैं हर साल ग्रेजुअल ट्रांसफर के थ्रू। इस प्रोसेस को कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉइंट नंबर 1, रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस। भाई हमने क्या कहा था कि सरप्लस क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, लेकिन जब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के अमाउंट से ये आहिस्ता आहिस्ता रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होता चला जाएगा, तो फिर ये रियलाइज प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अब इससे हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक्चुअली तो फिर भी ये कैश में नहीं आएगा हमारे पास। हाँ, कैश मतलब तो नहीं है, कैश तो नहीं है, लेकिन देखें अगर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, ठीक है, तो प्रॉफिट तो शेयर का प्रॉफिट तो कम हो गया ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो उस प्रॉफिट को कंपेंसेट करने के लिए आपको उसका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा। राइट सर एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर, जिस तरह आपने कहा कि ये हम बाय एनुअली भी जो है रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं, तो जिस तरह डिप्रिसिएशन हम करते हैं इसी मतलब मेथड के साथ, तो जिस तरह हमें लैंड है उसकी, तो उससे तो हम डिप्रिशिएट भी नहीं करते, तो उसका जो सरप्लस होगा वो हम किस तरह ट्रांसफर करेंगे? हाँ, लैंड का वेरी गुड क्वेश्चन। लैंड का जो सरप्लस है ना, वो हम ट्रांसफर नहीं करते, वो हम एट द एंड के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर ये पॉलिसी चॉइस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है ना। भाई लैंड में तो हिट भी तो नहीं पड़ रही ना शेयर होल्डर को। हिट कब पड़ रही है? जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो रहा है। प्रॉफिट्स के अंदर हिट पड़ रही है डेप्रिसिएशन एसेट्स के लिए। लैंड को जितना मर्जी बढ़ाते रहो, उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो रिटेन अर्निंग में थोड़ी जा रहा है ना, वो लॉस रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो मतलब सर इसको जब डिस्पोज आप करेंगे तभी इसका कोई जी लैंड जब उसमें पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेबल रहेगा। वेरी गुड क्वेश्चन। सर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा ये वाला पॉइंट। देखिए लैंड तो डेप्रिसिएट होती नहीं है, ठीक है, तो लैंड के डेप्रिसिएशन, लैंड को हम डेप्रिसिएशन इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते, वहां पे हिट भी नहीं पड़ेगी ना शेयर होल्डर को, तो लिहाजा लैंड के केस के अंदर ये पॉलिसी चॉइस नहीं है, वो तो आप उसका एंड का ही वेट करेंगे ना सिर्फ। जी एनी क्वेश्चन? ओके क्लास, अब यहाँ पे चूंकि अब नमाज का भी टाइम है और टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं एंड करूँगा। अब आप लोगों ने करना ये है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को आप ज़रा अटेम्प्ट कीजिएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 8 से हम कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और कल हमारा ये स्टैंडर्ड हम कंप्लीट कर देंगे। इसके ऊपर अब मज़ीद हम टाइम नहीं लगाएंगे, फिर हम आगे IAS 23 स्टार्ट करेंगे, और कल हमने इसके MCQs भी देखने हैं। ठीक है, तो आज आप इसको करें, और इसके MCQs जो मैंने आपको दिए थे होमवर्क में, वो आप कल ज़रूर सॉल्व करके लाएं। उसमें हम क्यूरीज को बस डिस्कस करेंगे। सर MCQs बता दें प्लीज। MCQs ये पेज नंबर है जी आपका 218 नंबर, क्वेश्चन बैंक का। ये बुक की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूँ। ये मैं ओपन भी कर दूँ, ओपन करता हूँ जी। MCQ बैंक पेज नंबर 218, ये लेफ्ट साइड पे टॉप पे लिखे हुए पेज नंबर।
जी ये वाला क्वेश्चन बैंक है जी, जो ये मैंने बताया है। इसमें पेज नंबर 218 है जी, 218। ये लेफ्ट साइड पे टॉप पे लिखा हुआ है 218, ठीक है। और ये देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ये एमसीक्यूज हैं, ये टोटल आई थिंक 30 एमसीक्यूज हैं। हाँ जी 32 एमसीक्यूज हैं, ये सारे आपने सॉल्व करने हैं। और इसके अंदर बहुत और बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज भी इसके अंदर हैं, तो इसको आप सॉल्व करके लाएं। इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे और चैप्टर करवा कल हमारा हम IAS 16 क्लोज कर देंगे। और टाइम मिला तो हम IAS 23 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। पेज नंबर 218 ये है। अच्छा आप एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट कर लें कि जो क्वेश्चन बैंक है इसमें 2 किस्म के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। पेज नंबर 218 से अगर आप पहले देखें, इसमें पेज नंबर, इसमें पेज, हाँ जी पेज नंबर 194 से न्यू सेट शुरू हो रहा है, ठीक है। इससे पहले जो सेट है 193 तक ये कैप्लन के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो कैप्लन के एमसीक्यूज भी हम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि कैप्लन ने पूरे टेंजिबल एसेट्स का इकट्ठा पैकेज दिया हुआ है, उसके अंदर सेपरेट नहीं आई 16, ठीक है। तो पहले हम सेपरेटली स्टैंडर्ड्स के एमसीक्यूज इस सेकंड पैक से करेंगे, पेज नंबर 218 से। उसके बाद जब हम ये सारे स्टैंडर्ड कर लेंगे ना सेकंड पैक वाले, तो फिर हम जाके कैप्लन के एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि उसने एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये पूरे 326 पेजेस सॉल्व करने हैं। और इसमें 2 किस्म के एमसीक्यूज हैं, एक इमाइल वुल्फ के हैं और एक कैप्लन के हैं, ठीक है जी। एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन, so that we can end the class? ओके क्लास, थैंक यू फॉर योर टाइम। और जिनके मैंने नाम कॉल किए थे काइंडली वो अपना इश्यू सॉल्व कराएं, और फिर मुझे कल आपने रिपोर्ट भी करना है कि ये आपका इशू सॉल्व हो गया है। क्विकली आप एक अकाउंट से रब्ता करें और अपना ये इशू सॉल्व करवाएं। थैंक यू। थैंक यू सर।